नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट जूलॉजी में यूनिट फर्स्ट लेंगे पेपर सेकंड की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिकता। इसमें क्या होता है बच्चों कि कोशिका द्रव्य के अंदर हमारे जो सेल रहती है उसमें कोशिका जो द्रव्य रहता है, साइटोप्लाज्म में जो रहता है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। और वह जो डीएनए रहता है वह डीएनए कहलाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके द्वारा मेंडेलियन वंशागति जो है, यानी कि जो नियम थे मेंडल के, यह वंशागति उन मेंडल के नियमों की पालना नहीं करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। हमारी सेल में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जा सकता है केंद्रक के अलावा? जैसे कि हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, और एक और चीज रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास में, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज, यानी कि मक्का में नर की आनुवांशिक बंध्यता। फिर आता है कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, इसको अपन देखेंगे डिटेल के अंदर भी। तीसरा एग्जाम्पल है कॉइलिंग ऑफ शेल इन स्नेल्स, यानी कि घोंघों के अंदर जो कॉइलिंग होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यह हम इसमें चेक करेंगे। यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहलाता है, क्योंकि यह डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या क्या विशेषताएं रहती है? विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो यह जो डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यह मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, यानी कि मेंडल के नियमों की पालना नहीं करता है। इसका जो डीएनए रहता है, गुणसूत्र जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो रहता है, उसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। इनके अंदर स्वयं की प्रोटीन सिंथेसिस एवं डीएनए सिंथेसिस की मशीनरी उपलब्ध रहती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक आदि जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर स्वयं की रेप्लिकेशन मशीनरी अवेलेबल रहती है। इसके बाद बात करते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस की। जो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है वह मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है, यानी माता की तरफ से आनुवंशिकता शो करता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म दिखाए गए हैं आपको चित्र के अंदर, लेकिन जब स्पर्म अटैच होता है ओवम से तो इसका जो हेड रहता है केवल वही ओवम की जो झिल्ली रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, उसको उसके अंदर जा पाता है, इसकी टेल बाहर रह जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ओवम के अंदर केवल और केवल स्पर्म का हेड जाता है, जिसमें कि केवल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें क्या रहता है? मेल का केवल डीएनए जाता है, जबकि फीमेल का जो ओवम रहता है उसमें दूसरे ऑर्गेनल्स भी मौजूद रहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाए गए हैं कि इसके जो ओवम रहता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। तो इस प्रकार अगर अपन देखें
जितनी बार भी फर्टिलाइजेशन होगा तो केवल और केवल ओवम के द्वारा ही जो जीन्स रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन्स जो रहते हैं, वह आगे जा पाएंगे। साइटोप्लाज्मिक जो आनुवंशिकता है, इनहेरिटेंस है, उसके अंदर मेल का कोई योगदान नहीं रहता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर मेल का कोई योगदान नहीं रहता है, यह केवल फीमेल्स के द्वारा ही शो होती है। अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के दो टाइप के स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक के अंदर कापा पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं किलर स्ट्रेन, और दूसरे नॉर्मल टाइप के स्ट्रेन होते हैं। जिन पैरामीशियम के अंदर कापा पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके अंदर पैरामीशियन नामक पदार्थ विकसित होता है, जो कि दूसरा जो पैरामीशियम रहता है, नॉर्मल जो पैरामीशियम है, उसके लिए घातक रहता है। यह के जीनोटाइप के द्वारा शो होता है या फिर फिनोटाइप के द्वारा शो होता है। डबल के जिसमें कि दोनों ही कैपिटल में है या फिर डोमिनेंट में है। स्मॉल के पाया जाता है नॉर्मल टाइप का जो स्ट्रेन रहता है, जिसके अंदर कापा पार्टिकल नहीं पाया जाता है, उसमें स्मॉल के पाया जाता है। जबकि कापा पार्टिकल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जब दोनों प्रकार के जो पैरामीशियम का कंजुगेशन थोड़े समय के लिए करवाया जाता है तो उसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होता है, तो संतति का फिनोटाइप कापा पार्टिकल की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसको अपन चित्र में और अच्छे से देख पाएंगे। इसको अगर अपन चित्र के अंदर देखते हैं बच्चों, तो ये देखिए कि अपने पास में टू टाइप के स्ट्रेन है। एक है किलर स्ट्रेन और दूसरा है सेंसिटिव स्ट्रेन, यानी कि इसके अंदर कापा पार्टिकल नहीं है। इन दोनों के बीच में जब थोड़े टाइम के लिए कॉन्जुगेशन कराया जाता है तब डीएनए का तो आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है, डीएनए का आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है। साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है। देखिए अपन पहले इस वाले चित्र को देखेंगे जिसमें शॉर्ट पीरियड का है कंजुगेशन। नीचे वाले डायग्राम को देखेंगे, इसमें क्या दिखाया गया है कि जब किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करवाया जाता है तब इसमें डीएनए का आदान प्रदान होता है, लेकिन कापा पार्टिकल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होने की वजह से जो संतति बनेगी वह सेम टू सेम संतति इसमें रहेगी, पेरेंटल संतति के जैसी। लेकिन जब इसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है कॉन्जुगेशन, तब कापा पार्टिकल का एक्सचेंज हो जाने की वजह से दोनों ही संततियां जो रहेगी F1 पीढ़ी के अंदर किलर बनेगी, देन फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर एक संतति किलर होगी जबकि दूसरी संतति नॉर्मल होगी। इसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल लेंगे।